हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में एकदम रॉकिंग कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बहुत सारे सम बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स, ऐसी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज जो पूरी केमिस्ट्री के अंदर यूज होने वाली हैं। पूरी केमिस्ट्री अगर समझनी है तो बेटा ये एक लौता ऐसा चैप्टर है जो आपको आखिरी तक, चाहे आप स्टार्टिंग कर रहे हो 11th की, अपने 12th एंड कर रहे होगे, ये चैप्टर आपका आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये हर जगह लगेगा ही लगेगा। इसके छोटे छोटे से टर्म्स ऐसे हैं जो आपको हर जगह कंफ्यूज करेंगे। तो मेरी पूरी उम्मीद रहेगी इस चैप्टर को हम बहुत बढ़िया से छोटे छोटे क्रिस्प की फॉर्म में खत्म करते हुए चलेंगे। तो आप सभी एकदम उत्साह में होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और क्योंकि भैया फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल कि आप सभी साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करके इस लेक्चर को आज अटेंड कर पा रहे हो। ठीक है भाई, आपके पास अगर फैसिलिटी है बेटा तो क्यों ना अच्छा करा जाए, एकदम मचा दिया जाए यार। दिक्कत किस बात की है, चलो शुरू करें साथ में। तो सबसे पहला हमारा लेक्चर जो होगा वो है इसके छोटे छोटे कंसेप्ट्स के ऊपर। हम समझ लें केमिस्ट्री होती क्या है। अभी तक आप जब क्लास 10th में थे आपने देखा सर हमारे पास तो साइंस होती थी, मैथ्स होती थी और बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश वगैरह चलते थे, लेकिन साइंस के अंदर ही सब कुछ था। अब ये क्या है सर, 11th में आते ही फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, मैथ्स लिए तो मैथ्स अलग है, बायोलॉजी अलग है, क्या चल रहा है सर ये। तो बेटा देखो, केमिस्ट्री साइंस का जो पहले पार्ट था, साइंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले आप लोग जो साइंस पढ़ रहे थे, पहले आप लोग जब साइंस पढ़ रहे थे तब साइंस के अंदर आपके सामने तीन चीजें थी। आपके पास थी आपकी फिजिक्स, आपके पास थी केमिस्ट्री और आपके पास थी बेटा बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपके पास पहले ये तीन सब्जेक्ट थे। ये तीनों ही कंबाइन होकर आपको एक बुक मिली हुई थी, जिसको आपने बुक का नाम दिया था कौन सी, साइंस की बुक, जिसको आप साइंस की बुक अपनी कहते थे। इस साइंस की बुक के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चैप्टर्स थे। पर अब 11th में आने के बाद आपकी ये वाली बुक अलग हो गई है, आपकी ये वाली बुक भी अलग हो गई है, आपकी ये वाली बुक भी अलग हो गई है। इसका कारण क्या है सर? इसका कारण यह है कि छोटी क्लास तक हम ऊपर ऊपर से चीजों को जान रहे थे, अब हम डिटेल में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। जब आप और बड़ी क्लास में जाओगे तो फिजिक्स की भी आपको अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी, केमिस्ट्री की भी आपको अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी और बायोलॉजी की भी आपको अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो मेरे हिसाब से आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि केमिस्ट्री हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्या चीज है, इसके बारे में आपको आइडिया लग चुका है। ठीक है, तो हमारी केमिस्ट्री की क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री बेटा एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि अभी तक 118 ऐसे एलिमेंट हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं, दैट इज टिल नाउ 118 एलिमेंट्स। अभी तक 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स अभी तक बेटा डिस्कवर हो चुके हैं। 118 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, देखिए, तो ये 118 एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके हैं, ये क्या बस इन्हीं की स्टडी करना साइंस का केमिस्ट्री कहलाता है? नहीं। इन 118 एलिमेंट के बाद आपको इन 118 एलिमेंट्स के कंपाउंड की भी स्टडी करनी है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा एलिमेंट है कार्बन, मेरा एलिमेंट है नाइट्रोजन, मेरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। ये तो एलिमेंट हो गए 118 में से तीन एलिमेंट लिए, पर कार्बन के जो कंपाउंड बन रहे हैं, दैट इज कार्बन ने अपने अलग अलग कंपाउंड बनाए, CO2, दूसरा बनाया इसने CO, तीसरा बनाया इसने C6H12O6। तो कार्बन एक एलिमेंट है, लेकिन कार्बन एक एलिमेंट के साथ साथ इसके इतने सारे कंपाउंड भी हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड हैं, ऐसे ऑक्सीजन के बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो बेटा इन सभी कंपाउंड्स की भी जो स्टडी है वो हम केमिस्ट्री के अंदर करने वाले हैं। ध्यान से देखो, इट इज द साइंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसकी साइंस है? मॉलिक्यूल्स के बारे में और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इट इज द साइंस नॉट सो मच अबाउट 100 एलिमेंट्स, ये सिर्फ 118 एलिमेंट्स की बात नहीं है, बट ऑफ द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम, बल्कि उन एलिमेंट से बनने वाले इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी स्टडी को समझ में आ चुका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अरे अरे कहाँ पे, आगे देखो, आगे भी क्लास है यार, तुम लोग तो हैं
आ जाओ सर। इसके बाद पढ़ते हैं मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? इट इज द वेरी गुड थिंग। मैटर क्या है सर? वो सुबह लड़ाई हो गई थी ना, मैटर हो गया था, दोस्त का मैटर हो गया सर, दोस्त के मैटर में जाना चाहिए। हाँ भाई ये बात है, दोस्त के मैटर में जाना जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दोस्त का मैटर हुआ है बेटा, दोस्त ही एक ऐसे, देखो दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आई नो, लेकिन दोस्त के मैटर में जाके कभी खुद का मामला कर नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि बेटा वो तो कूटा जाएगा, तुम भी कूटे जाओगे, दोनों में से कोई एक तो सही सलामत रहो ना भाई, ठीक है? तो दोस्ती इज ऑन द टॉप, लेकिन ध्यान रखो कि भिड़ो उसी से कि दोस्त आके बचा भी पाए तुम्हें। हाँ चलो, मैटर क्या होता है? तो कुछ भी ऐसा, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कुछ भी ऐसा हो रहा हो जिसके पास अपना कुछ मास हो और वो आपकी एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसे मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज नोन एज मैटर। हमारे आसपास जो भी है जिसपे कुछ मास है और जगह ऑक्यूपाई कर रही है उसे मैटर कहते हैं। साफ समझो, अगर मैं बोलूं कि क्या सर उसके लिए जो मेरा प्यार है, उसके लिए जो मेरे इमोशंस हैं, उसके लिए जो मेरा प्यार है, उसने जो मुझे दर्द दिया, क्या ये सभी मैटर हैं? देखते हैं, डिस्कस करेंगे। सर क्या मेरे घर में रखी हुई मेरी एक चेयर जिस पे मैं बैठा करता हूँ, क्या मेरे सामने रखा हुआ मेरा स्टडी टेबल, क्या मेरे आगे रखी हुई मेरी वो किताब, ये सभी एक मैटर हैं? देखते हैं। तो भाई अगर मुझसे साफ क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मैटर है या कौन सा मैटर नहीं, तो मैंने कहा कुछ भी ऐसा जिसके पास अपना कुछ मास हो और वो कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा हो, मैं तभी उसे मैटर बोलूंगा। इमोशंस, इसने मेरे दिल में, मैं ऐसा मानता हूं जगह ऑक्यूपाई करी है, पर आप लोग अब बड़े हो चुके हो, समझ जाओ कि दिल ना ही कभी ऐसे टूटता है कि ना ही तुम किसी को अपना दिल दे सकते हो। ठीक है, होता ना तुमने मेरा दिल रखा हुआ है, तो भाई वो तुम्हारा दिल नहीं रख सकती। प्रैक्टिकली सोचो, उसने तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे उससे अटैच हो चुके हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन हमने दिल का सिंबल दिया है कि ये लेफ्ट में होता है पर सही काम करता है, इतना नहीं सोचना होता भाई। आओ, इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो इमोशंस क्या होते हैं सर? इमोशंस जो उसके मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो नहीं, समझो। इमोशन हमारी किसी के प्रति जो भावना होती है, तो ये हमारे माइंड का एक टर्म है बेटा। इसने ना ही कोई मास ऑक्यूपाई करा है, ना ही इस पे कोई जगह है। हम इसको ऐसे वेट करके देखें, अच्छा 2 किलो इमोशन तेरे हैं, 5 किलो इमोशन मेरे हैं, अगर ऐसा होता तो इजी हो जाता, पता चल जाता किसके पास कितने ज्यादा इमोशंस हैं। तो सर ये हमारे सामने कोई मैटर नहीं है। लव, क्या मेरा प्यार उसके लिए मैटर है? ऐसे भी हम कंपेयर कर सकते थे कि इसका प्यार ज्यादा है, इसका प्यार कम है, देखो, बट ये तो मैटर नहीं होता, तो सर ये भी मैटर नहीं है। क्या मेरा उसके लिए जो दर्द हुआ उसके छोड़ के जाने के बाद, वो मेरे लिए कोई मैटर है? बेटा वो भी मैटर नहीं। क्या जो चेयर है मेरे कमरे में रखी हुई वो मैटर है? मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि उस चेयर का पर्टिकुलर कोई मास है और उस चेयर ने एक जगह ऑक्यूपाई करी हुई है, इसलिए वो मैटर है। जो मेरे घर में टेबल रखी हुई है, इस टेबल का भी एक मास है और इसने कोई जगह ऑक्यूपाई करी हुई है। उस बुक का भी जो मेरे पास रखी है उसका भी कोई मास है और उसने जगह ऑक्यूपाई करी हुई है, इसलिए मैं उसे मैटर कहूंगा। आइए नेक्स्ट थिंग देखते हैं। मैटर को अगर हम मुख्य रूप से क्लासिफाई करें तो मैटर हमारे सामने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, एक उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक उसका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन बताता है कि मैटर को हम 3 पार्ट्स में देख सकते हैं, सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में या गैस की फॉर्म में। या तो जो मैं मैटर को देखूंगा मैं उसे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की फॉर्म में देख पाऊंगा, या मैं मैटर को जब देखूंगा तो मैं उसे सिर्फ और सिर्फ गैस की फॉर्म में देख पाऊंगा, या मैं उसे जब देखूंगा तो मैं उसे लिक्विड की फॉर्म में देख पाऊंगा। अगर मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना है वो पार्टिकल बहुत पास 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 रहते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सॉलिड। वो जिन पार्टिकल से मिलकर बना है अगर वो पार्टिकल बहुत दूर 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 रहते हैं उन्हें हम कहते हैं गैस, और अगर वो बीच की स्टेट में लाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लिक्विड। ठीक है सर, इसको मान लो ये जो पार्टिकल से मिलकर बना है, ये पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल जगह ना छोड़ूं, ऐसे एकदम पास पास रख दूं, तो इन पार्टिकल्स को मैं अब बोलूंगा सर ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। देख रहे हो आप सभी? यस सर। पर अगर इन पार्टिकल्स के बीच में अब थोड़ी सी जगह बन गई है तो ये पार्टिकल लिक्विड का काम करेंगे। इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत जगह है सर अब, तो ये पार्टिकल अब गैस का काम करेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस, मेरे हिसाब से टर्म क्लियर है, आगे हम और देखेंगे। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, ये किसके बेसिस पे है सर? केमिकल कंपोजिशन। अगर मैं केमिकल लेवल पे छोटी छोटी चीजें देखेंगे वो किस चीज से बना है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसके हिसाब से मैं इसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करता हूं कि ये प्योर है या ये इम्प्योर है, यानी ये मिक्सचर है
क्या या फिर ये प्योर चीज है एकदम। तो भैया प्योर में जब हम आएंगे तो हम प्योर में देखेंगे, उसके लिए मेरा प्यार प्योर था नहीं भाई, देखो तो प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड दो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती हैं, किसमें? एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स हमारे सामने बेटा तीन कैटेगरी में गए, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल्स। सेमी मेटल का बेटा एक और नाम है जिसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स, इन्हें क्या बोलते हैं? मेटलॉइड, ठीक है। सेमी मेटल्स का नाम है। तो हमने प्योर सब्सटेंसेस जो एकदम प्योर था, एकदम बढ़िया था, उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा, फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकंड इज कंपाउंड, ठीक है। और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस थे उसको हमने कहा होमोजीनस मिक्सचर या हेट्रोजीनस मिक्सचर। मिक्सचर किस तरीके का है, होमोजीनस है या हेट्रोजीनस। आओ एक एक टर्म को डिटेल में स्टडी करते हैं, छोटी छोटी इनके बारे में बातें जानते हैं। हमने देखा साउंड इज अ मैटर और नॉन मैटर। साउंड भाई मैटर है या नॉन मैटर है, बताओ क्या है? तो मैं कहूंगा सर साउंड इज अ मैटर और नॉन मैटर। सर साउंड इज अ मैटर, देखो साउंड इज अ, साउंड मैटर है नॉन मैटर है? सर साउंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सर साउंड एनर्जी की एक फॉर्म होती है, साउंड एनर्जी की एक फॉर्म होती है जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या सर एक मैटर है या ये नॉन मैटर है? सर एनर्जी की फॉर्म है, इसका कोई पर्टिकुलर मास नहीं है, ना ही ये कोई जगह ऑक्यूपाई कर रही है, तो साउंड इज अ मैटर। तो बोलना सही है? नहीं, गलत। साउंड इज अ नॉन मैटर, मैटर नहीं होगा ये, नॉन मैटर। नेक्स्ट, टाइम मैटर है या नॉन मैटर है? टाइम को भी आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते हो, मतलब सेकंड्स में मेजर होता है, बट इसका कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि कितना भारी है, कितना समय है, 5 किलो ज़्यादा भारी है, 6 किलो कम भारी है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो दैट इज द नॉन मैटर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि लाइट इज अ मैटर और नॉन मैटर। लाइट मैटर है या नॉन मैटर है? तो हम बोलेंगे, तो बेटा देखो लाइट इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। लाइट जो होती है बेटा वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिनको हम कहते हैं फोटोन। लाइट बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिसको हम कहते हैं बेटा फोटोन। ये जो पार्टिकल को हम फोटोन तो कहते हैं, अच्छी बात है, पर इन फोटोन्स का जो रेस्ट मास होता है, जब इनका जो मास होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, इसको हम मास को मानते हैं जीरो। रेस्ट मास क्या मानते हैं? जीरो। मैं रेस्ट मास की बात कर रहा हूँ जब फोटोन रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे इनका मास क्या हो गया? जीरो हो गया। सर अगर इनका मास जीरो हो गया, इसका मतलब लाइट के पास जो पार्टिकल हैं उनके पास मास भी नहीं है। क्या लाइट कोई जगह ऑक्यूपाई कर रही है? ऐसा ये वॉल्यूम हो गया, ऑक्यूपाई नहीं कर रही, तो ना ही ये मास है इसके पास, ना ही इस पास वॉल्यूम है, तो ये भी हमारे सामने नॉन मैटर की कैटेगरी में आ जाएगी। एक और बात, लाइट लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम ये भी बात भी मेंशन कर सकते हैं सर दैट लाइट इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म भी हुआ करती है। अजय नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एटम्स के बारे में। हमने अभी की बात किसके बारे में करी? हमने कहा फिजिकल क्लासिफिकेशन। हमने देखा फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 पार्टिकल होते हैं। सॉलिड के बारे में स्टडी कर ली, गैस के बारे में स्टडी कर ली, और लिक्विड के बारे में स्टडी कर ली कि सॉलिड का साइज फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, लिक्विड का साइज वॉलेटाइल हो सकता है, और गैस का साइज हमारे सामने वॉलेटाइल हो सकता है। गैस का भी अपना साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं, एक बार फटाफट से कंपैरिजन आपको मैं दिखा दूं तो आप लोग देख पा रहे होंगे सॉलिड के बेटा साइज फिक्स है, शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन लिक्विड में ऐसा फिक्स नहीं होता, और गैस में भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है सॉलिड में बहुत ही कम रहता है, देख सकते हो कॉम्पैक्टली पैक्ड। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो बहुत ही डिफरेंस करता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा, सॉलिड में सबसे कम, और गैस में सबसे ज्यादा। जितना ज्यादा ये पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उतना ज्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में लग रहे होते हैं छोटे छोटे अट्रैक्शन फोर्सेस। जैसे ये 2 पार्टिकल हैं
तो इनके बीच में लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दो पार्टिकल्स के बीच में बेटा प्रेजेंट होगा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बीच में होगा, इन पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को ये पकड़ के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, टाइटली पकड़ के रखेंगे, जिसकी वजह से ये इसका साइज फिक्स हो जाता है, इसका साइज थोड़ा वोलेटाइल होता है, इसका ज्यादा वोलेटाइल। ठीक है, आइए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोई भी इंप्योरिटी ऐसा अभी नहीं मिली थी। जैसे कि सर इनका कंपोजिशन फिक्स है, दे हैव फिक्स कंपोजिशन, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे गोल्ड का मेटल हो गया, कॉपर का वायर हो गया, या शुगर हो गई। हमारे सामने सॉल्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, या डायमंड हो गई। इसका मतलब कि सर हमारे सामने इसके अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो पूरा यूनिफॉर्मिटी में होगा, उसके अलावा कोई और एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। ये चीज फिक्स्ड है, इसके अंदर अगर कोई भी एलिमेंट है इसमें मिक्स मतलब इंप्योरिटी नहीं है, दो तीन चीजें आपस में एक साथ मिक्स नहीं हो रही हैं। ठीक है, इसलिए हमने बोला ये हमारे सामने प्योर सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट क्या होता है बेटा? एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एनी वन टाइप ऑफ एटम। बंदे कंफ्यूज होंगे एटम क्या होता है, तो आइए आपको बताऊं। देखो एक बार ध्यान से, देखो बेटा, हमने बात करी मैटर के बारे में कि सर मैटर क्या होता है, तो मैंने बताया एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज नोन एज मैटर, उसे मैटर बोलते हैं। ये जो मैटर होता है बेटा, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, जिनका नाम हमने दिया सबसे छोटे लेवल पे जो हम जाके देखेंगे, तो मैटर किससे बना है बेटा? एटम से मिलकर बना है। मैटर किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम क्या था? एटम। अब इन एटम को भी जब मैंने गौर से देखा, एकदम खोल के देखा इस एटम को, जब इस एटम को मैंने एकदम गौर से खोल करके देखा, तो मुझे पता चला कि ये एटम भी फर्दर मिला है किससे? सब एटॉमिक पार्टिकल से। किससे मिलके बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये जो मेरा सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये फिर तीन पार्ट्स में क्लासिफाई हो गया, दैट इज इलेक्ट्रॉन, that is electron, proton and neutron। ये सब एटॉमिक पार्टिकल मेरे तीन पार्ट्स में क्लासिफाई हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान से अगर मैं देखूं तो मैं इनके बारे में लिखूंगा कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास एंड इनका चार्ज हम मेंशन करेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन का मास, इन सभी के मैं मास की बात करूंगा, और मैं बात करूंगा इन सभी के चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 1.67 10 की पावर -27 kg। बेटा ये तो छोटी छोटी बात है जो तुझे एग्जाम में याद करनी ही पड़ेंगी। चार्ज के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ पे हो जाएगा बेटा प्लस का 1.6 10 की पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन के लिए हो जाएगा बेटा ये न्यूट्रल, यानी इसके ऊपर अब कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। मैटर को हमने देखा सब एटॉमिक एटम से मिलकर बना है, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनके हमने मास और चार्ज की बात कर ली। याद रखना इस स्लाइड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं यहाँ पे एक बात लिख दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे बना देता हूँ अपने प्यारे से दिल। मतलब जहां भी बेटा ये दिल आपको दिख जाए हमारी स्लाइड में, समझ जाना ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। हमने एटम्स को समझा, अब हम समझेंगे एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स को समझने के लिए सबसे पहले एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम।
एटम्स होते हैं, हमने देख लिया एटम्स, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, तो 118 जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स में जो अगर किसी बात प्योर सब्सटेंस को देखो किससे मिलके बना है, एलिमेंट से मिलके बना है, तो हमारे पूरे जैसे मैंने बोलिए सिल्वर जो 118 एलिमेंट है ना, 118 एलिमेंट, वो सभी जो सबसे छोटी चीज है जिससे मिलके बने हैं उसको हम कहते हैं बेटा एटम। ठीक है, तो एलिमेंट किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है, और विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट का मतलब एलिमेंट उन छोटे छोटे एटम से मिलके बना, जैसे मैंने कहा 118 एलिमेंट किससे मिलके बने, एटम से। मैंने बोला सिल्वर का एटम, एजी माने होता है बेटा सिल्वर, एजी का मतलब होता है सिल्वर। अब इसमें सिल्वर के एटम में जितने भी, मैंने सिल्वर का क्रिस्टल बनाया है एक पूरा ऐसा, रुको एक दिखाऊं आप लोगों को मैं एग्जैक्टली अगर आपको एक आइडिया दूं कि मान लो ये सिल्वर का क्रिस्टल है, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी छोटे 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 एटम्स होंगे, जितने भी मैं इसके अंदर छोटे छोटे एटम्स बना दूं, ये सारे छोटे छोटे एटम्स किससे मिलके बने होंगे बेटा, ये सारे छोटे 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 जो इसके अंदर एटम्स भरे होंगे, ये सारे एटम्स किसके होंगे, ये सारे एटम्स होंगे सर सिल्वर के। और सब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अंदर जो भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे सब में सेम होंगे। छोटे छोटे जो एटम्स बने हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो सब में सेम होंगे। आओ देखें इस बात को। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मेटल के बारे में। एक टर्म आता है मेटल, क्या होता है, तो भाई मेटल में असल में वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने से इलेक्ट्रॉन दे करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लें। जिन एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूंगा और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आऊंगा, उसे हम कहते हैं मेटल्स। मेटल्स वो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कि यूजुअली हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है उनके थ्रू। ठीक है, यानी हम इसको बोल सकते हैं सर एलिमेंट्स, मेटल्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इजीली, वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन एलिमेंट्स की हम बात करें तो वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं हमारे मेटल्स। मेटल्स हमारे सामने वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लें तो सोडियम एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है बेटा, एंड इट लव टू लूज द इलेक्ट्रॉन। क्यों, टू एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, और यहां पे इसके पास आ गया 2 और 8। हमें पता है कि अगर आखिरी वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारी स्पीशीज बहुत स्टेबल हो जाएगी। इसलिए वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने पास 2 और 8, ये आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उनको हम कहते हैं यानी एक इलेक्ट्रॉन जिसे डोनेट करते हैं उसे हम कहते हैं मेटल्स। और इस तरीके से हमारी स्पीशीज जो है वो स्टेबल होना लग जाती है। ठीक है, वो हमारी स्पीशीज स्टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो कि नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट व्हिच फॉर्म्स द नेगेटिव आयन बाय एक्सेप्टिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स यूजुअली हैव द 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ऑटोमोशन। यानी कि सर आप वहां पे बात कर रहे हो, आप वहां पे बात कर रहे हो एग्जैक्टली मैं अगर यही वाली बात कर लूं, जस्ट अ सेकंड बेटा, ठीक है, देखो, यानी कि सर आप कहना चाह रहे हैं अपने आप से कि एलिमेंट्स which accept electrons easily, elements which accept electron easily is known as non metal। उनको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन मेटल बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, क्या आप सभी को ये वाली बातें क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब समझना
कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली एक्वायर कर लिया, मान लो मेरे सामने था Cl, इसने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूं 2, 8 और 7, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास एक्सेप्ट कर लिया तो इसने बनाया Cl नेगेटिव। तो यहां पे क्या हो गया बेटा 2, 8 और 8। अगर एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने अंदर फिर से 8, क्योंकि इसके वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करते, आखिरी में इसके पास 2 और 8 आता, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके पास 8 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करना चाहेगा। तो जिन एलिमेंट्स की ये टेंडेंसी होती है कि हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें उन्हें बोलते हैं नॉन मेटल, जिनकी टेंडेंसी होती है हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट इनकी कुछ प्रॉपर्टी है भाई, ये चमकते हैं उसे कहते हैं लस्टर। कि हमारे सामने जो मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो चमकेंगे, वो डक्टाइल होते हैं, उन्हें पीट पीट के लंबे लंबे वायर्स में बनाया जा सकता है, वो मैलिएबल होते हैं, पीट पीट के आप लंबी लंबी शीट्स बना सकते हैं पतली पतली, और उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है और उनकी स्टेट बेसिकली सॉलिड होती है। यहाँ पे मैंने बाकी उसके एक्सेप्शंस जो होते हैं वो भी मेंशन कर रखे हैं, तो आप इसको बस एक बार रीड कर लेना, 10th का टॉपिक है इसलिए इतना खास इस पे हम नहीं देखेंगे। ठीक है सर। मेटलॉइड कौन से होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो कि ना ही मेटल की कैटेगरी में गिर पाए पूरे, ना ही नॉन मेटल की कैटेगरी में गिर पाए, या वो एलिमेंट्स जो कुछ नेचर मेटल का शो करते थे और कुछ नेचर नॉन मेटल का शो करते थे, उन एलिमेंट्स का नाम हमने दिया मेटलॉइड्स। आपको 2 मेटलॉइड्स याद करने हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपके एग्जाम में सिलिकॉन और जर्मेनियम पे क्वेश्चन आना बनता है। सिलिकॉन जर्मेनियम आपने बचपन से याद करे हैं कि कौन से मेटल नॉन मेटल हैं, तो सिलिकॉन जर्मेनियम उसमें एक स्टार पॉइंट अपना मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मॉलिक्यूल। भैया मॉलिक्यूल वो एलिमेंट्स क्या हो गया जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन कर जाएं, दैट इज मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और द कंपाउंड which can be freely exist or independent existence, show all the property of the substance. Atoms of the same element or the different element can join together to form the molecules. चाहे एक एलिमेंट के एटम हो या 2 एलिमेंट के एटम हो, वो आपस में मिल करके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बात करूं, मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, जैसे कि हमारे सामने आर्गन, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहा है, हीलियम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहा है, ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन कर गए, तो 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में मिले और इन्होंने मिल करके मेरे सामने बनाया O2। ये आप लोग देख रहे हो सर आपने कोई कार्टून बना दिया, कार्टून नहीं बेटा, O2 है ये। ठीक है, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन मिले और मिल करके इन्होंने बना दिया N2। तो बेटा ये होता है जब सेम एलिमेंट भी आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो वो एलिमेंट हमारे सामने मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में जोड़ेंगे तो वो भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं। यहां पे एक वर्ड यूज करूंगा मैं इनके लिए, दैट इज होमोएटॉमिक, और यहां पे मैं वर्ड यूज करूंगा हेटेरोएटॉमिक। होमो माने सेम, एटॉमिक माने एटम्स। अगर सेम एटम कंबाइन करते हैं तो उन्हें होमोएटॉमिक, और अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं एटम्स तो उन्हें बोलते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। कंपाउंड क्या होते हैं सर, प्योर सब्सटेंसेस व्हिच इज मेड फ्रॉम द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड क्या है सर, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइंड हुए लेकिन उनका रेशियो ऑफ कंबाइनिंग प्रॉपर रहेगा, वो एक फिक्स्ड रेशियो में आपस में मिलेंगे और एक कंपाउंड की पर्टिकुलर फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। This constituent of the compound cannot be separated into simple substances by the physical method but can be separated by the chemical method. जैसे कि मैंने अगर लिखा बेटा पानी H2O, तो H2O को सेपरेट करना इज नॉट पॉसिबल। H2O को आप अलग से ऐसे उठा के H अलग कर दो, O अलग कर दो, नॉट पॉसिबल। क्या ये मैं फिजिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकता हूं फिजिकल मेथड से? फिजिकल मेथड टू सेपरेट, क्या मैं इसको फिजिकली सेपरेट कर सकता हूं? फटाफट से बोलो यस या नो। हाँ यस, बिल्कुल सही बोला आपने सर, फिजिकली मैं इसे सेपरेट नहीं कर सकता। क्या केमिकल मेथड टू सेपरेट, क्या मैं इसे केमिकली सेपरेट कर सकता हूं? यस, मैं इसे केमिकली सेपरेट कर सकता हूं। मैं इसे हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में अलग अलग तरीके से तोड़ के दे सकता हूं। हमने पढ़ा भी था
क्या, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो माने पानी, लिसिस माने तोड़ना, पानी को पार्टिकल्स में तोड़ देना, दैट इज H2O को जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी थी, एच न्यू इलेक्ट्रिसिटी दी थी या सनलाइट दी, एच न्यू तो नहीं, इलेक्ट्रिक करंट होगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी दी, मैं मेंशन कर देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये टूट गया था H2 में और ये टूट गया था हमारा O2 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब एक बच्चों में बहुत कंफ्यूजन आ रही होगी, सर एलिमेंट्स और कंपाउंड अलग अलग होते हैं क्या, वो कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं? मैं एक बात बताऊंगा बेटा, एलिमेंट्स दैट इज मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड, जिन बच्चों को इस बात में कंफ्यूजन है वो फटाफट से एक बार देख लेना, दैट इज मैं बोलूंगा ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड बट all compound are not molecules, are not molecules। सारे जो हमारे सामने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपाउंड होते हैं, पर सारे हमारे कंपाउंड्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल में नहीं कन्वर्ट होते। ठीक है, इसी का हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज मान लो मैंने लिखा H2O, तो बेटा यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन करे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया H2, तो यहाँ पे अलग अलग एटम्स तो हैं बट सेम एलिमेंट के हैं, तो बेटा ये हमारे सामने कंपाउंड भी है और ये हमारे सामने एक मॉलिक्यूल भी है, पर ये हमारे सामने एक मॉलिक्यूल नहीं है और कंपाउंड की कैटेगरी देखें तो ये हमारे सामने कंपाउंड भी था मॉलिक्यूल भी था, पर ये हमारे सामने कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड है बट मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, चलो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहो, अच्छे से काम करते रहो।